नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एपिस्टैक्सिस, जिसे हम नॉर्मली नोज़ ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ईटियोलॉजी एंड कोजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सबके लास्ट में हेल्थ एजुकेशन। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन द एपिस्टैक्सिस, डिस्क्राइब द ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, यह 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और शॉर्ट नोट के रूप में एपिस्टैक्सिस टॉपिक पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एपिस्टैक्सिस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ ड्यू टू एनी इरिटेंट्स, यानी जो नोज़ होती है उससे ब्लीडिंग होती है किसी भी इरिटेंट्स के कारण, यानी जब नाक में किसी भी प्रकार का इरिटेंट्स के कारण ब्लीडिंग होती है उसे एपिस्टैक्सिस कहा जाता है। इट इज़ ए नॉट ए डिजीज़ बट ए सिम्टम ऑफ अदर डिजीज़। नॉर्मली जो एपिस्टैक्सिस होता है, नोज़ ब्लीडिंग होती है, यह एक प्रकार का डिजीज़ तो नहीं होता, लेकिन किसी अन्य डिजीज़ के कारण दिखाई देता है, यानी सेकेंडरी डिजीज़ की कंडीशन के अंदर भी एपिस्टैक्सिस दिखाई देता है। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जो सेरिब्रल आर्टरी और फेशियल आर्टरीज होती हैं, जिनमें एंटेरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी और स्फेनोपेलेटाइन एथमोइड आर्टरी की सब ब्रांचेज नाक में मिलती हैं, जिसे हम कैसल बेज फ्लेक्सस कहते हैं। यानी फ्लेक्सस एक प्रकार का ग्रुप ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, जहाँ पर बहुत सारी स्मॉल ब्लड वेसल्स आकर मिलती हैं। उस ग्रुप को फ्लेक्सस कहा जाता है। और जो नोज़ का एंटीरियर पार्ट होता है, वहाँ पर कैसल बेज नाम का फ्लेक्सस पाया जाता है। और किसी इरिटेंट्स के कारण जब यह ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, तो इनसे ब्लड बहता है, और जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और डायग्राम के थ्रू। इसमें जो फेशियल आर्टरीज़ और सेरिब्रल आर्टरीज़ की जो सब ब्रांचेस होती हैं, जिनमें एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज़, स्फेनोपेलेटाइन आर्टरीज़, ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरीज़ और सुपीरियर लेबाइल आर्टरीज़, जो कि सेप्टल ब्रांच होती हैं, इनकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वह एंटीरियर नोज में फ्लेक्सिस बनाती हैं, जिसे हमने कैसल बेज फ्लेक्सस नाम दिया, और उसी कैसल बेज फ्लेक्सस को लिटल बेज फ्लेक्सस या एरिया के नाम से जानते हैं। और इस फ्लेक्सस के अंदर किसी भी प्रकार के इरिटेंट्स के कारण, इंजर्ड होने के कारण, यहाँ से ब्लीडिंग दिखाई देती है पेशेंट के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर कि जो एपिस्टैक्सिस होता है, नोज़ ब्लीडिंग, इसके क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या इसकी रिस्क फैक्टर होते हैं। इसमें सबसे पहला है इंजरी टू नोज़, यानी जो डायरेक्ट इंजरी होती है नाक के अंदर, उस कंडीशन में हॉट इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है, उस कंडीशन में, हॉट इन्वायरमेंट की कंडीशन में एक्यूट राइनाइटिस, यानी जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर भी नोज़ ब्लीडिंग देखा जाता है। क्रोनिक राइनाइटिस, यानी लंबे समय से नेज़ल म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। साइनोसाइटिस,
यानी जो फेशियल एरिया के अंदर जो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन की कंडीशन में वहाँ पर इन्फ्लामेशन देखी जाती है, जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, एडेनोइडाइटिस, नेज़ल म्यूकोसा ड्राइनेस, यानी जो हॉट इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर नेज़ल म्यूकोसा ड्राई हो जाती है और नेज़ल म्यूकोसा के ड्राई होने की कंडीशन में इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है। मेस्टोडाइटिस, यानी जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है ईयर के पीछे, उसमें इन्फेक्शन होने की कंडीशन में भी एपिस्टेक्सिस देखा जाता है। नेज़ल कैंसर और फेशियल या माउथ कैंसर की कंडीशन में हीमोफीलिया, यह एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड थिन हो जाता है और ब्लीडिंग दिखाई देती है। ट्रॉमा इन ब्रेन के अंदर किसी भी इंजरी के कारण भी एपिस्टेक्सिस देखा जाता है। मलेरिया, टाइफाइड, मीजल्स, यानी किसी भी सेकेंडरी डिजीज़ के अंदर भी एपिस्टेक्सिस देखा जाता है। हाई आर्टेरियल प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन के अंदर भी एपिस्टेक्सिस देखा जाता है। वूफिंग कफ, यानी क्रोनिक लगातार कफ होती है, उसे वूफिंग कफ या पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी हाइपर ग्लाइसेमिया की कंडीशन। माल न्यूट्रिशमेंट, यानी जब पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है उस कंडीशन में भी एपिस्टेक्सिस देखा जाता है। लैक ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन के, इन दोनों विटामिन्स की कमी के कारण भी एपिस्टेक्सिस देखा जाता है, जिसमें विटामिन सी मेनली पेशेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है जो कि ब्लड क्लॉट करने में मदद करते हैं। मेडिसिन्स, एस्पिरिन, यानी जो एस्पिरिन मेडिकेशन होती है इसको अवॉइड करना होता है क्योंकि यह एक प्रकार की एंटी प्लेटलेट्स ड्रग होती है, मेडिकेशन होती है जो कि ब्लड को थिन करती है और ब्लीडिंग की रिस्क को बढ़ा देती है। तो ये थे दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर और कॉजेज़। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि जो एपिस्टेक्सिस होता है इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसमें सबसे पहला है ब्लीडिंग ऑफ नोज, पेशेंट की नोज से ब्लीडिंग होती है, खून आता है। इफ़ पेशेंट स्वालो ब्लड देन ब्लड कम्स आउट थ्रू वोमिटिंग, और जब पेशेंट इस ब्लड को स्वालो करता है, निगल जाता है, तब जो ब्लड होता है वह वोमिटिंग के अंदर दिखाई देता है। रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, यानी जब ब्लड या फूड पार्टिकल रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं उस कंडीशन को एस्पायरेशन कहा जाता है और इस कंडीशन में पेशेंट को स्नेजिंग और कफिंग देखने को मिलती है। फ्रेश ब्राइट एंड रेड ब्लड इन नोज़ के अंदर फ्रेश ब्राइट और रेड ब्लड दिखाई देता है पेशेंट को। अनकॉन्शियसनेस इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, और सीवियर ब्लीडिंग की कंडीशन के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और गिर जाता है। एनीमिया, पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है जिसके कारण एनीमिया देखने को मिलता है। वीकनेस एंड फटीग, पेशेंट को वीकनेस होती है, कमजोरी फील होती है और थकान होती है पेशेंट को। इसके बाद वर्टिगो, पेशेंट को चक्कर आते हैं और रेस्टलेसनेस होता है पेशेंट। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि इस कंडीशन को यदि जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो आगे हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला है राइनाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा, जिससे कि नेज़ल म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर, जो मिडल ईयर होता है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है क्योंकि जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है वह फेरिंग्स से जुड़ी होती है और वहाँ से इन्फेक्शन फैल सकता है मिडल ईयर के अंदर। मैक्सिलरी एंड फ्रंटल साइनस, यानी जो फेशियल एरिया के अंदर जो साइनस होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है
हाइपरवोलेमिक शॉक और सीवियर ब्लीडिंग की कंडीशन के अंदर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने की रिस्क होती है। एनीमिया, पेशेंट के अंदर ब्लड और हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें फर्स्ट है विद एंटीरियर ब्लीड्स द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्रेस द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज with index finger and thumb for 5 to 10 minutes to maintain pressure on the nasal septum। यानी जब एंटीरियर नोज में ब्लीडिंग होती है, एंटीरियर नोज में जो कैसलवेज फ्लेक्सस होता है उसके इंजर्ड और रप्चर्ड होने की कंडीशन के अंदर जो एंटीरियर ब्लीड देखने को मिलता है, उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो नोज़ का सॉफ्ट पार्ट होता है पेशेंट उसे पिंच करे इंडेक्स फिंगर और थंब की सहायता से 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि जो ब्लड का प्रेशर है उसे मेंटेन किया जा सके और प्रेशर के साथ पिंच करके रखना होता है नोज को। सेकंड नंबर पे है वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव एजेंट में बी इंसर्टेड इनटू ईच नोस्ट्रिल्स। यानी जो वेसो कॉन्स्ट्रक्टिव एजेंट होते हैं उनको इंसर्ट करने की एडवाइस दी जाती है पेशेंट को दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से वहाँ पर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। कोल्ड नेजल पैकिंग अप्लाई, और नोज़ के अंदर कोल्ड नेजल पैकिंग अप्लाई की जाती है। यानी वहाँ पर आइस पैक्स और आइस यूज़ में लिया जाता है, जो कि एक प्रकार का वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट होता है। इसके बाद हैं एड्रेनलिन हाइड्रोक्लोराइड 1:1000 इंसर्टेड इनटू नोस्ट्रिल्स। जो एड्रेनलिन हाइड्रोक्लोराइड होता है उसको 1:1000 रेशो के अंदर नोस्ट्रिल्स में इंसर्ट किया जाता है। If bleeding continues or posterior bleeding is initially identified, packing may be layered into nasal cavity and nasopharyngeal part। और यदि जो ब्लीडिंग होती है वह कंटिन्यूस लगातार बढ़ती हो और जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग होती है वह भी इनिशिएट हो जाए, शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो नेजोफेरिंजियल पार्ट होता है यानी पोस्टीरियर माउथ का पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके अंदर कोल्ड पैकिंग अप्लाई की जाती है पोस्टीरियर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। इन कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एडवाइज पेशेंट टू ओपन माउथ एंड सिट अपराइट with forward head down position, avoid accumulation of blood in throat and give antihypertensive drug। यानी कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वह अपने माउथ को ओपन करे और चेयर पर अपराइट पोजीशन में बैठ जाए और अपने हेड को फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ डाउन कर ले यानी झुका ले, और अवॉइड अकोमुलेशन ऑफ ब्लड इन थ्रोट, और माउथ के अंदर जो पोस्टीरियर पार्ट होता है नोज़ का वहाँ पर ब्लड के अकोमुलेशन को अवॉइड करे, जिससे कि एस्पायरेशन की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोवाइड की जाती है। यानी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है और एडवाइस दी जाती है कि वह अपराइट पोजीशन में बैठकर अपने सिर को, हेड को आगे की तरफ झुकाकर बैठे और ब्लड के अकोमुलेशन को अवॉइड करे, जिससे कि एस्पायरेशन की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन। इस पोजीशन के अंदर चेयर पर अपराइट पोजीशन में बैठना होता है
और जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वह इस पोजीशन में बैठाते हैं बच्चे को। चाइल्ड सिट इन एडल्ट लैप, यानी जो एडल्ट पर्सन होता है उसके पैरों पर बैठकर बच्चे को फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है हेड की, और नोज़ को पिंच किया जाता है जिससे कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर प्रेशर अप्लाई किया जा सके और जो ब्लड है उसके ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है एपिस्टेक्सिस के अंदर। एक्सप्लेन अबाउट डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। सबसे पहले जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो नर्स होती हैं, वह डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती हैं पेशेंट को और इसके मैनेजमेंट के बारे में बताती हैं पेशेंट को। प्रोवाइड विटामिन सी एंड विटामिन के ओरली। पेशेंट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें विटामिन सी और विटामिन के होता है, जो कि विटामिन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है। चेक ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट। पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करना होता है। हार्ट बीट टेस्ट शुड बी डन, और जो हार्ट बीट टेस्ट होता है यानी ईसीजी की जाती है पेशेंट की। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट। पेशेंट को प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स थेरेपी फॉर रिकरेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। मेंटेन सुटेबल इन्वायरमेंट टू पेशेंट, और पेशेंट को मॉइस्ट और नम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उसको एडजस्ट होने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। इसके बाद देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट नोज़ ब्लीडिंग। नोज़ ब्लीड को किस प्रकार प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लेस ए ह्यूमिडिफायर इन द हाउस। हाउस के अंदर ह्यूमिडिफाइड प्लेस किया जाता है। डू नॉट पिक द नोज़। नोज़ को किसी भी प्रकार के इरिटेंट से इरिटेट नहीं किया जाता है। रेस्ट्रिक्ट टेकिंग एस्पिरिन हैज़ द ए ब्लड थिनर, और जो एस्पिरिन नामक दवाई होती है इसको स्टॉप करना होता है। इसके बाद बी अवेयर ऑफ एंटीहिस्टामिन एंड डीकंजेस्टेंट मोडलिटी, और जो एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस होती हैं इनको अवॉइड करना होता है। यूज़ ए सेलाइन सॉल्यूशन और जेल, और नाक जो नोज़ होती है उसके अंदर सेलाइन सॉल्यूशन और जेल अप्लाई की जाती है जिससे कि ड्राइनेस को कम किया जा सके। ट्रिम द फिंगर नेल्स। जो फिंगर नेल्स होते हैं उन्हें ट्रिम किया जाता है यानी काटा जाता है जिससे कि नोज़ में इरिटेशन को कम हो सके। इनहेल मोस्ट एरिया, और जो मोस्ट एरिया होता है वहाँ पर इनहेलेशन की जाती है जिससे कि नोज़ के अंदर ड्राइनेस को कम किया जा सके। वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाइल प्लेइंग, और प्लेइंग के टाइम पर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने की सलाह दी जाती है। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रिवेंशन। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है नर्स के द्वारा। अवॉइड एनी ऑब्जेक्ट एंट्री द नोज़। नोज़ के अंदर किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स की एंट्री को अवॉइड किया जाता है। एजुकेट पेशेंट अबाउट ओरल हाइजीन। पेशेंट को ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए एजुकेट किया जाता है। एजुकेट अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन। पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एजुकेट किया जाता है। अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, और एक्सेसिव सन एक्सपोजर और हॉट इन्वायरमेंट को अवॉइड करने के लिए सलाह दी जाती है पेशेंट को। अवॉइड एनी स्मोकिंग, टोबैको एंड एल्कोहल। पेशेंट को स्मोकिंग, टोबैको और एल्कोहल के यूज को अवॉइड करने के लिए एजुकेट किया जाता है। इनक्रेज फॉर लिक्विड डाइट।
पेशेंट को लिक्विड डाइट के लिए इनकरेज किया जाता है। एजुकेट अबाउट द मेडिकेशन टेक डेली, और पेशेंट को डेली मेडिकेशन लेने के लिए एजुकेट किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।